हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं व्रत के बारे में, सर्कल के बारे में। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। आप आसानी से एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन इसमें से देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लीजिए जरा व्रत होता क्या है। मैं आपको पहले परिचित करा चुका हूँ, जैसे साइकिल का पहिया हुआ, मोटरसाइकिल का पहिया हुआ, साइकिल की रेम हुई, ये सारा क्या कहलाता है? व्रत कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए जरा, मैं आपको यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, इसे समझा देता हूँ। देखो ये आपका व्रत है, क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको जो ओ दिखाई दे रहा है वो क्या हो गया? आपका केंद्र बिंदु हो गया, या हम उसको बोलेंगे व्रत का केंद्र। ठीक है, तो आपकी एक टर्मोलॉजी कंप्लीट होगी। व्रत का केंद्र क्या होता है? व्रत का केंद्र ये रहा। ठीक है, व्रत का केंद्र कहते किसे हैं? व्रत का केंद्र जो होता है परिधि के किसी भी बिंदु से समदूरस्थ होता है, यानी समान दूरी पर स्थित होता है। अब बात करेंगे त्रिज्या के बारे में। दोस्तों व्रत के केंद्र को हम परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को टच कर दें, मिला लें, तो हमारे पास जो दूरी प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? व्रत की त्रिज्या कहलाती है। जैसे आप इस चित्र में समझ सकते हैं, ओ पी, ओ ए और ओ बी, ये तीनों क्या हैं? व्रत की त्रिज्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि सेम है, इनकी लंबाई सेम होगी। क्लियर? ठीक है दोस्तों, तो ये आपको देखो त्रिज्या भी क्लियर हो गई। अब बात करेंगे व्यास के बारे में। दोस्तों देखो, ये आपका ओ ए है, ओ बी है। जब ए बी ये क्या है? पूरी रेखा जो कहलाती है वो आपका व्यास कहलाती है। व्यास व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है। और जीवा क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। व्रत की परिधि पर स्थित, ध्यान से सुनना दोस्तों, व्रत की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिला दें तो हमें व्रत की जीवा प्राप्त होती है। हम नीचे से ऊपर बढ़ें या ऊपर से नीचे साइड में आए तो क्या होता है? व्रत की जीवा की लंबाई में वृद्धि होती जाती है। इस तरह से जो व्यास है वो व्रत की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। क्लियर दोस्तों? तो आपका व्यास भी क्लियर हो गया और आपकी जीवा वाला जो टर्मोलॉजी है वो भी आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब देखो बात करेंगे हम व्रत से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो हमने यहाँ पर व्रत की त्रिज्या के बारे में पढ़ लिया। व्रत की त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर जो ओ ए है, ओ बी है, ओ पी है, हम इसको आर से डिनोट करते हैं। और जो व्रत की व्यास होता है हम उसको डी से शो करते हैं। क्लियर? अब देखिए जरा, डी बराबर क्या हो जाएगा? डी बराबर ओ ए प्लस ओ बी, यानी आर प्लस आर। इस तरह से हमें डी बराबर क्या प्राप्त होगा? 2r प्राप्त होगा। यानी व्रत का जो व्यास कहलाता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। क्लियर दोस्तों? अब आगे देखिए जरा, देखो व्रत से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु में परिधि की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन परिधि क्या होती है देखिए जरा। जैसे ये व्रत है, आपको ये व्रत दिखाई दे रहा है, मैं ए बिंदु से चलना स्टार्ट करूँगा, घूम फिर के मैं ए बिंदु पर आ जाऊँ, ये हमारी व्रत की परिधि कहलाएगी। ध्यान रखना दोस्तों, व्रत का परिमाप और व्रत की परिधि दोनों एक ही चीज़ हैं, इसको गलत मत लेना। हम किसी भी शेप की बात करें, परिधि की बात, परिमाप की बात करें, तो इसका मतलब ये होता है हम किसी बिंदु से चलना स्टार्ट करें और वहाँ से घूम फिर के हम उसी बिंदु पर आ जाएं, तो हमारे द्वारा जो चली हुई दूरी होती है वो हमारा क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है। और यहाँ पर हम जो परिमाप है वो परिधि सेम है। ठीक है दोस्तों, व्रत की परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr। क्लियर? इसको याद कर लेना, समझ लेना अच्छे से। अब बात करने वाले हैं चाप के बारे में। तो दोस्तों देखिए, हमारा ये व्रत है, ठीक है, यहाँ पर कोई दो बिंदु हैं ए बी, ठीक है, जिसको हमने क्या कर दिया? ओ से, यानी व्रत के केंद्र से मिला दिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दो चाप प्राप्त हुए। ठीक है, एक छोटा वाला चाप प्राप्त हुआ, एक बड़ा वाला चाप प्राप्त हुआ। जो छोटा वाला चाप होता है नीचे वाले को हम इसको क्या बोलेंगे? लघु चाप बोलेंगे, इसको माइनर आर्क बोलेंगे। और जो बड़ा वाला है, आपको दिखाई दे रहा हो, जिसको हम क्या बोलेंगे? मेजर आर्क बोलेंगे। ठीक है, दीर्घ चाप बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलिए। अब आगे बात करने वाले हम जीवा के बारे में। जीवा के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि व्रत की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तो हमें क्या मिलता है? व्रत की जीवा प्राप्त होती है। और व्रत का व्यास व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे छेदक रेखा के बारे में। देखिए जरा, कि वह रेखा जो दिए गए व्रत को दो बिंदुओं पर काटती है व्रत की छेदक रेखा कहलाती है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये आपकी क्या कहलाएगी? छेदक रेखा कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे व्रत खंड के बारे में। तो अभी हमने जैसे बात करी थी चाप के बारे में, लघु चाप, दीर्घ चाप के बारे में, इसी प्रकार से व्रत खंड होता है। जो छोटा वाला होता है उसको हम लघु व्रत खंड बोलते हैं, और जो बड़ा वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दीर्घ व्रत खंड कहते हैं। अब देखिए स्पर्श रेखा के बारे में। तो देखो स्पर्श रेखा के बारे में यहाँ पर सिर्फ इतना दे रखा है कि कोई बिंदु जब व्रत की परिधि पर स्थित है तो वो ओनली एक बिंदु को क्या करेगी? कोई स्पर्श रेखा खींचे तो एक बिंदु को ही क्लिक करेगी। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ कुछ एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूँ। जैसे देखिए हमारा ये व्रत है,
ठीक है। अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है, ध्यान से सुनना, यदि कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है तो वह वृत्त पर एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकती। क्लियर। यदि कोई बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित है तो वृत्त पर ओनली और ओनली एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। यदि कोई बिंदु वृत्त की परिधि से बाहर स्थित है तो वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। ध्यान दोस्तों, ये स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ मैं, छेदक रेखा नहीं। ठीक है। यहाँ पर क्या होंगी, ये दोनों टच होकर निकलेंगी। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। तो ये होता है, यदि वृत्त की परिधि के बाहर कोई बिंदु होता है तो हम क्या कर सकते हैं, दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यदि वृत्त की परिधि पर होता है तो एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यदि वृत्त की परिधि के अंदर होता है तो उसकी एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अपन सकेंद्रीय वृत्त के बारे में। समकेंद्रीय वृत्त, समकेंद्रीय यानी ऐसे दो या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र, जिनका सेंटर एक होता है, निश्चित एक ही होता है। ठीक है। जैसे देखो, ये मैंने एक केंद्र बिंदु ले लिया, यहाँ से मैं R1 त्रिज्या का ये वृत्त खींच दूँ, उसके बाद में एक R2 त्रिज्या का वृत्त खींच दूँ, इसी को केंद्र बिंदु मानते हुए, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, समकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको देखो चित्र में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर R1 त्रिज्या का ये वृत्त हो गया, R2 त्रिज्या का ये वृत्त हो गया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, समकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। अब दोस्तों अपन बात करने वाले हैं वृत्त के गुणों के बारे में। तो देखिए पहला गुण क्या कह रहा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है, मैं इसको आपको अवगत करा चुका हूँ। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। बिल्कुल क्लियर बात है दोस्तों। देखिए जैसे ये वृत्त हो गया, इसका व्यास जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या करता है, दो भागों में बांट देता है किसको, वृत्त को। तो हमें कैसा भाग प्राप्त होंगे, हमें देखो इस तरह से प्राप्त होगा, ये हमें इस तरह से प्राप्त होगा। क्लियर। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, यदि आपको पूछ लिया जाता है कि अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो पूरे वृत्त का परिमाप क्या होता है, परिमाप या परिधि, ध्यान रखना एक ही बात होती है, 2πr होता है। तो अर्धवृत्त का देखो यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, πr हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। क्लियर। तो इसको क्या बोलेंगे, r इंटू 2 + पाई या फिर π+2, ये हमारा क्या कहलाएगा, इसका परिमाप कहलाएगा। रही बात क्षेत्रफल की, हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr उसके है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 का भाग, ये 2 का भाग दे दो तो क्या हो जाएगा, 1/2 πr उसके है। क्लियर है दोस्तों, इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए जरा, तीसरा क्या करा है इसमें कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को सममध्य विभाजित करता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। देखो ये क्या है, वृत्त हो गया, ये वृत्त की जीवा है, ये वृत्त का केंद्र है। अगर मैं इस केंद्र से इस पर लंब डाल दूं तो लंब डालूंगा तो ये क्या करता है, जीवा को दो समान भागों में डिवाइड कर देगा, सममध्य विभाजित कर देगा। ठीक है दोस्तों, बिंदु नंबर 4 देख लेते हैं। एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। क्लियर बात है, मैंने आपको भी बताया था, हम नीचे से ऊपर बढ़ें और ऊपर से हम नीचे आएँ तो क्या होता है, उसकी जीवा में वृद्धि हो जाती है। यदि मैं इस केंद्र से समान दूरी पर, यानी इस दूरी पर लिया, इसी तरह मैं ऊपर ले लूँ तो यहाँ पे हमें जो जीवा प्राप्त होंगी, इन दोनों जीवाओं की जो लंबाई होगी सेम प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, पांचवा देख लेते हैं। किसी वृत्त की दो असमान जीवाओं में से बड़ी जीवा केंद्र के अधिक समीप होती है। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको अभी अवगत कराया है। जैसे मैं ऊपर से नीचे आऊँ, नीचे से ऊपर जाऊँ, क्या होता है, जीवा की लंबाई बढ़ती जाती है। तो क्या होगा, जो बड़ी वाली जीवा होगी वो वृत्त के केंद्र से निकटस्थ होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें छठवां, किसी वृत्त में एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उस चाप द्वारा वृत्त की शेष परिधि के किसी अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। दोस्तों क्लियर कट बात है। देखो ये आपका वृत्त दे रखा है, मैं एक बिंदु यहाँ पे ले लूँ, एक बिंदु यहाँ पे ले लूँ। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र हो गया। यदि मैं यहाँ पर ये इस तरह से मिला दूँ और एक बिंदु मैं यहाँ ले लूँ, ठीक है, और इसको मिला दूँ, तो हमें यहाँ पर जो एंगल प्राप्त होगा, इस वाले एंगल का हमेशा डबल प्राप्त होगा। यानी यदि ये x होगा तो ये 2x प्राप्त होगा। क्लियर। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए सातवां क्या कह रहा है, वृत्त की किन्हीं दो जीवाओं के लंब अर्धक एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर काटते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखियो ये जीवा हो, ये वृत्त हो गया, यहाँ पर मैंने समान लंबाई के दो जीवा ले ली, ये वृत्त का केंद्र हो गया।
ठीक है। यदि मैं इनको लंब अर्धक काटूं तो ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा केंद्र बिंदु से ही गुजर के जाएगा। ठीक है दोस्तों, आठवां देख लेते हैं। एक वृत्त में जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। तो आपने ये ऊपर पढ़ चुकी हैं, जस्ट अपोजिट है। ठीक है, सीधा सीधा इसमें पहले सीधी नाक पकड़ी थी, अब घुमा के नाक पकड़ रहा है। अब देखिए दोस्तों, इसमें नमा क्या कह रहा है, केंद्र से सम दूरस्थ जीवाएं समान होती हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 10वां देखिए, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो मैंने यहाँ पर एक जीवा ले ली, ठीक है, ये वृत्त खींच रहे, एक जीवा ये ले ली, एक जीवा ये ले ली, ये केंद्र है। तो यहाँ से जब मैं यहाँ पर जो जो एंगल बनाऊंगा तो वो एंगल जो होगा सेम होगा। क्लियर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि जीवाओं की लंबाई कैसी है, इक्वल है, समान है, इस वजह से। अब देखिए 11 में क्या कह रहा है, वृत्त की वे जीवाएं जो केंद्र पर समान कोण बनाती हैं समान होती हैं। जस्ट अपोजिट हो गया उसका 10वें का। ठीक है। 12 में देखिए, तीन असंरेखीय बिंदुओं से होकर अधिकतम एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना। तीन असंरेखीय, असंरेखीय मतलब तीनों एक ही रेखा में बिंदु नहीं होंगे। एक बिंदु मैंने ये ले लिया, एक ये ले लूँ, एक ये ले लूँ, अगर मैं यहाँ से अगर इन तीनों को मिलाते हुए कोई वृत्त खींचूँ तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वृत्त प्राप्त हो सकता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें एक एग्जांपल पहला क्या कह रहा है कि तीन वृत्त ए बी तथा सी एक वृत्त पर स्थित हैं। बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ए बी सी इक्वल 100 डिग्री हो तो ए ओ सी का मान ज्ञात करिए। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको परिधि पर कोई दो बिंदु दे दिए, ठीक है, इसको हमने वृत्त के केंद्र से मिला दिया। अब ये बिंदु हमने जो बी दिया है वो वृत्त की परिधि पर दिया हुआ है, और अभी हमने एक नियम पढ़ा था कि वृत्त की परिधि पर स्थित किसी जीवा के दो बिंदुओं से वृत्त के केंद्र पर एंगल बनाएं और वृत्त की परिधि पर किसी भी बिंदु पर एंगल बनाएं तो वृत्त के केंद्र पर जो एंगल बनता है वृत्त की परिधि पर बने हुए एंगल का जस्ट डबल होता है। और आप देखिए यहाँ पर 100 डिग्री का एंगल बनना है तो यहाँ पर दोस्तों कितना बनेगा, यहाँ पर 200 बनेगा। क्लियर। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अपन सममिति के बारे में। ठीक है, सिमेट्री के बारे में बात करेंगे। देखिए जरा, रैखिक सममिति क्या होती है, ये एक परावर्तन से संबंधित होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, दायां वाला भाग जो होता है बायां वाला भाग दिखाई देता है, और बायां वाला भाग जो होता है वो हमें दायां दिखाई देता है। ये हमारी क्या कहलाती है, सिमेट्री कहलाती है। देखिए जैसे ये वाला, जैसे ये बना हुआ है, अगर मैं यहाँ पे सिमेट्री लगा दूँ, यहाँ पे मैं एक, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये कांच लगा दिया, शीशा लगा दिया, तो हमें ये शीशे में कैसी दिखाई देगी, हमें ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, जब हम अपना फेस देख रहे होते हैं शीशे में तो हमारा जो बायां वाला भाग कहलाता होता है वो दायां दिखाई देता है, दायां वाला भाग बायां दिखाई देता है। आप ऐसा करना, आप अपने बाल निकालते होंगे, ठीक है, तो आप जिस साइड में अपने बाल निकालते हैं शीशे में देखना, आपको जस्ट उल्टा दिखाई देगा। अगर आप बायां निकालते हो तो दायां दिखाई देगा, और दायां निकालते हो तो बायां दिखाई देगा। आप चेक करना। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे आगे। देखिए सममिति पर आधारित ज्यामिति पैटर्न के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, पहले इसका रोल कहाँ पर है मैं आपको बता दूँ। कला के क्षेत्र में इसका रोल है, शिल्प विद्या में इसका क्षेत्र है, वस्त्र प्रौद्योगिकी में अपन को डिजाइन करते हैं तो आपको दिख रहा होगा, जैसे ये टी शर्ट हो गई, ठीक है, बीच बना दिया, यूँ बना दिया, यूँ बना दिया और यूँ बना दिया, ये डिजाइन बना दी। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो यूज होता है किसमें होता है, सिमेट्री का, कला के क्षेत्र में, शिल्प के क्षेत्र में, और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, और डिजाइन करने के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, इसमें नोट में कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम ऐसी आकृतियों को देखते हैं जो बराबर संतुलित अनुपात में हो तब वे सममितीय आकृतियाँ कहलाती हैं। ध्यान रखना, बराबर संतुलित अनुपात का बहुत बड़ा रोल है सममिति में। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे सममिति रेखा के बारे में कि एक ऐसी मध्य रेखा, मिड लाइन, जहाँ से आकृति के दोनों समान एवं आनुपातिक भाग बांटते हुए प्रतीत होते हैं, वह आकृति की सममिति रेखा कहलाती है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको एक आकृति दे रखी है, पतंगाकार आकृति सी नजर आ रही है, तो बीच में क्या कर दिया, ये खींच दिया। मैंने आपको पतंग वाली आकृति में भी बताया था, हम पतंग में भी ऐसे खींचेंगे तो हमें सिमेट्री प्राप्त होती है। इसी तरह से आपको यहाँ पर भी आप नज़र आ रहा होगा, ये हमें बीच में, ठीक है, शीशा लगा दिया, तो देखो ये वाला भाग हमें ये वाला दिखाई दे रहा है। मैं आपको देखो क्लियर कर देता हूँ। देखो इस वाली स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पर ये हमारे बाएं तरफ है, तो आप देखिए यहाँ पर ये दाएं तरफ दिखाई दे रहा है, यानी
सिमेट्री में क्या होता है, सममिति में क्या होता है, बायां वाला भाग दायां दिखाई देता है और दायां वाला भाग बाएं दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए जरा, आपको जहाँ पर जो एम की आकृति दे रखी है वो भी क्लियर हो रही होगी। ठीक है, हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाली आकृति ये भी आपको क्लियर हो गई होगी। देखो, हम इसके ओनली एक ही सिमेट्री लाइन खींच सकते हैं, इसकी भी हम एक ही खींच सकते हैं, लेकिन हम इसकी 3 खींच सकते हैं क्योंकि हमारे 3 जो बिंदु होते हैं। ठीक है, तो हम तीनों से क्या कर सकते हैं, अलग अलग सिमेट्री लाइन खींच सकते हैं तीनों शीर्षों से। अब बात करेंगे दर्पण प्रतिबिंब के बारे में। दोस्तों यहाँ पर देखिए जरा, सिमेट्री में क्या होता था, सिमेट्री में हमें समान आनुपातिक भाग दिखाई देता था। ठीक है, हम इस तरह से आकृतियों को इस तरह से व्यवस्थित करते थे कि हमें वो सेम दिखाई दें। लेकिन दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, हमें जैसे हम कोई चीज़ हमने लिख दी, जैसे आपने कॉपी में कोई चीज़ लिखी होगी, ठीक है, तो वो हम शीशे में देखें जस्ट अपोजिट दिखाई देता है, वो आपका क्या कहलाएगा, दर्पण प्रतिबिंब कहलाता है। देखिए जैसे आर था, आर के सामने मैंने शीशा रख दिया तो कैसे दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है। और सममिति में क्या होता था, उसमें सेम दिखाई देता था। हम इसी तरह से उसको सेट करते हैं सेम दिखाई दे, हम उसको सममिति बोलते हैं। सिमेट्री का मतलब ये होता है सममिति। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या होगा, ये आपका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, किसी आकृति के घूर्णन कोण का मान 45 डिग्री है तो घूर्णन समिति की संख्या क्या होगी। दोस्तों देखिए, उसके घूर्णन कोण की मान कितनी, 45 डिग्री है, तो आप क्या करेंगे, 360 में 45 का भाग देके देख लीजिए कितना आ रहा है। देखो 8 आ रहा होगा। ठीक है, यानी अब ऑप्शन में देख लेते हैं, केवल एक होगी, केवल एक से अधिक होगी, एक भी नहीं होगी। दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि हमें जो 8 प्राप्त हुआ था, हम इसकी फैक्टर करते हैं 2 इंटू 4 ऐसे करेंगे। देखो दोबारा से बता देता हूँ, जैसे 8 एक बराबर 2 होता है। ठीक है, तो हमें उसकी 2 सममिति प्राप्त होंगी, या फिर 4 सममिति प्राप्त होंगी, या फिर 8 सममिति प्राप्त होंगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें एक प्राप्त नहीं हो सकती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित आकृतियों में किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन समिति होगी। दोस्तों घूर्णन समिति का मतलब क्या होता है, मैं किसी भी आकृति को घुमा दूं, घुमाने के बाद में मुझे वो आकृति वैसी की वैसी ही दिखाई दे। ठीक है, तो देखिए जब मैं सिमेट्री इसमें खींचता हूँ तो देखो मैं किस तरह से खींच सकता हूँ। ये कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों में किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन समिति होगी। तो आप देखिए मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर ये खींच दूँ, सिमेट्री लगा दूँ, शीशा लगा दूँ, तो देखो एक तो ये हो जाएगा, क्लियर है, एक ये हो गया, 2 हो गए, तो इसकी कितनी सम्मति हो सकती है, गुणन समिति हो सकती है, इसकी 2 गुणन समिति हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से मैं इस वाले स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप देखिए एक हो गया, नेक्स्ट 2 हो गया, नेक्स्ट 3 हो गया, इसकी 3 हो सकती है। इसी तरह से इसकी आप देखें, 1 क्लियर, 2 क्लियर, इसकी कितनी हो सकती हैं, इसकी भी 2 हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो देखिए 1 2 और 3, यानी अब देखो क्या कह रहा है, हमें एक से अधिक, तो सारे जो हैं सब में एक से अधिक प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें क्या लिखा है, उपरोक्त दी गई सभी आकृतियों में एक से अधिक गुणन समिति प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित किन अक्षरों में रैखिक सममिति नहीं है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, हमें इसमें चेक करना है कि किस में रैखिक सममिति नहीं पाई जाएगी। आप देखिए ओ में मिल जाएगी, ई में भी मिल जाएगी, अगर मैं ई में यूँ लगा दूँ तो ई में भी मिल जाएगी, तो ये वाला ऑप्शन भी हो जाएगा। एच में भी मिल जाएगी, इसमें भी मिल जाएगी, इसमें भी मिल जाएगी। जेड में नहीं मिलेगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, परिवेश की 2D आकृतियों की पहचान, तो दोस्तों मैं आपको 2D आकृतियों की पहचान के बारे में अच्छे से बता चुका हूँ, तो यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब इसका उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्न में से 2D आकृति कौन सी नहीं है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन तो हमने कल भी किया था। देखो चूड़ी हो जाएगा, मेज भी हो जाएगा, सैंडविच भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो जन्मदिन की जो टोपी है वो एक कौन स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जन्मदिन की टोपी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हमारी थ्योरी कंप्लीट हुई। आज शाम को या फिर मैं कल इसका प्रैक्टिस सेट जारी कर दूंगा, उसके बाद में इसका ऑनलाइन पेपर कंडक्ट करा लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।